तो लास्ट क्लास में हम लोग, क्या हुआ, मेरे पीडीएफ नहीं मिल रहा? मिलेगा मिलेगा, मिल रहा है। चलो, एक कोई लिंक विंक है जिससे तुम्हें वो मिलता है ना, वो लिंक मांग लेना है इससे बात। चलो स्टार्ट करें। और कोई समस्या किसी को? चलिए, तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की, यही पढ़ा था ना हमने। अच्छा, फिर रिब्स भी देखी थी हमने, किस तरह से स्टर्नम से जुड़ती हैं। रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कैसे जुड़ती हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की। आप वर्टिब्रल कॉलम का फोटोग्राफ अपने मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। और जब आप इसे देखते हैं तो इसमें ना 33 वर्टिब्रास होती हैं, जिनमें से कुछ वर्टिब्रास, वैसे तो एक वर्टिब्रा बराबर एक बोन होती है, लेकिन सैक्रम और कॉक्सिजियल रीजन में कुछ वर्टिब्रास फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो जैसे गर्दन वाला रीजन है, यानी सर्वाइकल रीजन, तो इसमें क्या होता है, 7 वर्टिब्रास होती हैं। तो क्योंकि सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रास हैं, इसलिए उसको हम C7 ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो थोरैसिक रीजन है उसके अंदर 12 वर्टिब्रास है, तो उसको लिखते हैं T12। इसके बाद आप देखेंगे लंबर रीजन है, जो ऊपर के पूरे स्केलेटन को नीचे के स्केलेटन से जोड़ रहा है, वहां पे 5 वर्टिब्रा है, तो इसको लिखेंगे L5। इसके बाद सैक्रल रीजन में 5 वर्टिब्रास होती हैं, तो उसको हम लिखेंगे S5। लेकिन ये पांचों वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो क्वेश्चन अगर है कि सैक्रम में वर्टिब्रा कितनी है, तो आंसर है 5। पर सैक्रम बोन कितनी है? एक बोन है, क्योंकि पांचों वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए मैंने इसके आगे यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, या अंडरलाइन कर देंगे। और कॉक्सिक्स वाले रीजन में 4 वर्टिब्रास हैं, पर चारों आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो कॉक्सिक्स में वर्टिब्रा कितनी है? 4। कॉक्सिक्स बोन कितनी है? 1। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास देखें ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में, तो ऑल्दो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास कितना है? 33। लेकिन दिस 33 वर्टिब्रास, 12 7 19 5 24 और 5 29 और 4 33, लेकिन ये टोटल 33 वर्टिब्रास 26 बोन्स के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, क्योंकि ये एक वर्टिब्रा बराबर एक बोन है ये सब। तो पर यहाँ पे 5 वर्टिब्रा एक बोन बना रही हैं, और यहाँ पे 4 वर्टिब्रा एक बोन। तो आप गिनो तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? 26। तो इसलिए कुछ किताबों में ऐसी भी लिखा हुआ है कि ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में 26 ही वर्टिब्रा होते हैं। वो गलत है। या तो आप ये लिखिए कि 24 फ्री होते हैं और जो 2 हैं वो फ्यूज्ड हैं। तो एक्चुअली टोटल बोन्स 26 हैं, वर्टिब्रास 33 हैं, विच आर अरेंज्ड एज 26 बोन्स। और जब हम ऐसे मुड़ते हैं ऐसे मुड़ते हैं तो हल्का हल्का मूवमेंट होता है वर्टिब्रास में। और कौन सी वर्टिब्रास में? जो फ्री हैं या मूवेबल है। तो ये फ्री या मूवेबल वाली कितनी है वर्टिब्रास? तो आंसर है 24। और कितनी ऐसी हैं जो फ्यूज्ड हैं या इमूवेबल हैं? तो आंसर है 9। जो फ्री या मूवेबल वर्टिब्रास हैं, इनको हम ट्रू वर्टिब्रा भी बोलते हैं। और जो फ्यूज्ड या इमूवेबल वर्टिब्रास हैं, इनको हम फॉल्स वर्टिब्रा भी कहते हैं। फॉल्स कहने का रीजन ये भी है कि वर्टिब्रास के अंदर एक स्पाइनल कैनाल होती है, जो मैं बताऊंगा अभी, स्पेस होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड चलती है। तो वो ये फ्यूज वर्टिब्रास में वो है ही नहीं, वो लंबर तक ही है। और लंबर में भी एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा ऊपर ही है, L5 तक भी नहीं है, बट वो हम बाद में नर्वस सिस्टम में समझेंगे उसको। तो ये फॉल्स वर्टिब्रा इसलिए भी है क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दे रही है। तो ये हो गया वर्टिब्रास। अब सामने से देखने पे तो वर्टिब्रल कॉलम एकदम सीधा दिखता है ऐसे, पर जब आप इसको लेटरल व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से, यानी मैं इधर से देखूं ऐसे, आदमी इधर देख रहा है और आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, तो आपको दिखाई देगा कि इस वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर्स है। सर्वाइकल रीजन में आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी है, थोरैसिक में पीछे, लंबर में फिर आगे, और सैक्रल कॉक्सिजियल में फिर पीछे। तो इंग्लिश के अल्फाबेट S
से कुछ मिलता जुलता इस तरह का कर्वेचर वाला स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये सर्वाइकल रीजन है, इसमें आगे की तरफ कॉन्वेक्सिटी है। ये थोरैसिक रीजन है, इसमें पीछे की तरफ है। ये लंबर रीजन है, इसमें फिर आगे की तरफ है। और सैक्रल और कॉक्सिजियल में फिर पीछे की तरफ है। तो इस तरह से कर्वेचर्स होते हैं। तो ये तो नॉर्मल है कर्वेचर, पर मैं 3 एबनॉर्मेलिटी बताने जा रहा हूँ और ये पूछी जाएंगी नीट में, हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये शायद आपके फिजिकल एजुकेशन वाले बुक में है, पर ये पूछी जाती है स्टेट में। तो काफी क्या होता है कि कभी कभी किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये जो थोरैसिक वर्टिबल कॉलम है जो पीछे की तरफ कॉन्वेक्स है, ये कुछ ज्यादा ही कॉन्वेक्स हो सकता है पीछे ऐसे। हैचबैक कुबड़े देखे आपने, कुबड़े कुबड़ निकला होता है ना कई लोगों के, तो ये अगर पीछे की तरफ कुछ ज्यादा ही कॉन्वेक्स हो गया है, ऐसे ऊपर जैसा निकल गया है, तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं हम काइफोसिस। ठीक है। इसी तरह से लंबर वर्टिबल कॉलम जो कि आगे की तरफ कॉन्वेक्स है ना, अगर वो कुछ ज्यादा ही कॉन्वेक्स हो जाए आगे ऐसे, सो दिस इज नोन एज लॉर्डोसिस। काइफस मतलब कुबड़, और लॉर्ड मतलब वो ब्रिटिश लॉर्ड्स के, लॉर्ड्स ऐसे चलते थे सारे यूं, है ना, तो ये आगे निकल गया है पूरा, तो इसको हमने बोला लॉर्डोसिस। तो काइफोसिस क्या है? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डॉर्सल, पहले सुन लो फिर लिख लेना, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डॉर्सल कॉन्वेक्सिटी ऑफ thoracic vertebral column। लॉर्डोसिस क्या है? एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी ऑफ लंबर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये काइफोसिस और लॉर्डोसिस है। और एक और, सामने से देखने पे तो वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल ऐसे एकदम सीधा है, ठीक है, पर अगर इसी में टेढ़ापन आ जाए ऐसे, या ऐसे दाईं या बाईं तरफ झुकाओ, मतलब ऐसे ना एकदम सीधा ही हो, और किसी में ऐसे हो जाए हो या ऐसे चला, तो इसमें क्या होगा, ये दाईं या बाईं तरफ, तो इस कभी कभी आपने देखा हो एबनॉर्मल, इतना कुछ लोग जानबूझ के ऐसे खड़े होते हैं, वो बात अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कहलाएगा स्कॉलियोसिस। तो ये 3 एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं स्कॉलियोसिस। एबनॉर्मल लेटरल टिल्ट, वो लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है। तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कॉलियोसिस, इसको आप लिख लो अपने आप। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, एबनॉर्मल एक्सेसिव डॉर्सल कॉन्वेक्सिटी ऑफ thoracic क्या कहलाएगी? काइफोसिस। अब सेम डेफिनेशन, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव वेंट्रल कॉन्वेक्सिटी ऑफ lumbar vertebral column is lordosis। और एबनॉर्मल लेटरल टिल्ट जो लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी, वो कहलाता है स्कॉलियोसिस। ये डॉर्सल है ना, ये नॉर्मल कर्वेचर है, ये ज्यादा पीछे चला गया, तो डॉर्सल हो गया ना, पीछे जा रहा है, तो वेंट्रल कहाँ होगा? हाँ हाँ, तो क्या इधर देख रहा आदमी, इधर ये वेंट्रल, ये डॉर्सल सही है। इधर देख। हाँ, एनसीईआरटी में, उसमें किधर देख रहा आदमी? एनसीईआरटी में देखो ना, इधर क्या देखना है? एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी में देखो। क्या एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या समस्या है? कहाँ है एनसीईआरटी का डायग्राम? उसमें भी उधर ही देख रहा है? अच्छा, उसमें उल्टा देख रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी वाले इधर देख रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाए, उसमें राइट लेटरल व्यू है ना, यो, हम कौन सा देख रहे हैं? लेफ्ट। अरे इतने यार, इतना मत रटो तुम, एनसीईआरटी को डायग्राम भी आदमी उल्टा भी नहीं बना सकते। ये लेफ्ट लेटरल व्यू है, इसमें हम इधर देख रहे हैं, ये वेंट्रल साइड और ये डॉर्सल साइड। हो गया। तो काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे
कि एक वर्टिब्रा कैसी दिखती है। तो इसको समझने के लिए पहले मैं थोरैसिक वर्टिब्रा लेते हैं और देखते हैं कि एक थोरैसिक वर्टिब्रा की कैसी दिखती है वो असल में। तो आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे एक टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रा बना रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, ये साइड है ना, ये वेंट्रल है और ये वाली साइड डोर्सल है। यानी आदमी ऐसे लेटा हुआ है, देखो, सिर इधर, पैर इधर, पीठ नीचे और पेट ऊपर, ऐसे, और हम इधर से देख रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो आगे की तरफ ना वर्टिब्रा में एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, so this is the body of the vertebra। एक डिस्क की तरह है ये, डिस्क या शॉर्ट सिलेंडर की तरह। पीछे की तरफ कुछ नुकीले प्रोसेसेस निकले हुए हैं, प्रोजेक्शंस, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक फिर पीछे ही डोर्सल में। इनको हम कहते हैं प्रोसेसेस। तो एक इर्रेगुलर सी बोन है जिसका कोई फिक्स, मतलब सिमेट्रिकल तो है लेकिन इर्रेगुलर शेप है, और इसे हम कहते हैं वर्टिब्रा। देखो ये बॉडी है, ये पीछे की तरफ एक आर्क निकला हुआ है ना, ये कहलाता है वर्टिब्रल आर्क या न्यूरल आर्क या स्पाइनल आर्क, ठीक है। ये आर्क और बॉडी के बीच में खाली जगह दिख रही है, ये बॉडी और ये आर्क, ये खाली जगह लगभग सभी वर्टिब्रास में होती है, सर्वाइकल थोरैसिक और लंबर में, और इसे कहा जाता है स्पाइनल फोरामिन या न्यूरल फोरामिन या वर्टिब्रल फोरामिन, ठीक है। अब सारी वर्टिब्रा जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, तो ये फोरामिन पे फोरामिन, फोरामिन पे फोरामिन भी ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कैनाल बन गई है ऐसी, इसे कहते हैं स्पाइनल कैनाल या न्यूरल कैनाल या वर्टिब्रल कैनाल, और इसके अंदर चलती है स्पाइनल कॉर्ड। यानी वर्टिब्रल कॉलम के दो फंक्शन है, ना सिर्फ वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है वेट बियरिंग में, उसके साथ ही वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये है, और ये दाएं बाएं जो प्रोसेसेस निकले हैं ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, और एक पीछे की तरफ निकला हुआ है वो कहलाता है स्पाइन। क्या फंक्शन है इन प्रोसेसेस का और इस स्पाइन का? कुछ नहीं, टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट्स, यही काम है इनका। और ये जो पीछे की तरफ निकला हुआ स्पाइन, ही हमको चुभता क्यों नहीं है अगर ऐसे निकला है तो? क्योंकि इसका जो एंगल है ना वो ऐसे है, नीचे की तरफ झुका हुआ। ये तो आपको ऐसे चुभना चाहिए ना पीछे हाथ रखने पे, अगर पीछे निकला है तो ऐसे होती है एक वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा पे वर्टिब्रा रखी हुई है। अब जब हम ऐसे मुड़ेंगे या ऐसे मुड़ेंगे तो फ्रिक्शन भी होगा दो वर्टिब्रास की बॉडी के बीच में, और ऊपर से नीचे वेट भी ट्रांसफर हो रहा है। तो दो वर्टिब्रास के बीच में शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करने के लिए और फ्रिक्शन वगैरह को भी रिड्यूस करने के लिए दो वर्टिब्रास के बीच में पाई जाती है एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का शेप वही होता है जो कि वर्टिब्रा का शेप है। तो समझाने के लिए मैं छोटा बना रहा हूँ थोड़ा, और लगभग इस साइज की है एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क के भी दो पार्ट है। बाहर वाला पार्ट ये कोई पूछेगा नहीं, पर आपने लेबलिंग में देखा होगा इसलिए बता रहा हूँ। ये एन्यूलर या रिंग लाइक होता है, फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ। अंदर वाला थोड़ा जिलेटिनस या पल्पी होता है। तो बाहर वाले को बोलते हैं एन्युलस फाइब्रोसस और अंदर वाले को न्यूक्लियस पल्पोसस। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ये एक वर्टिब्रा की बॉडी थोड़ी बड़ी है इसी साइज की ना, तो यहाँ पर एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फिर एक और वर्टिब्रा की बॉडी, तो एक और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इस तरह से दो वर्टिब्रास की बॉडी से बॉडी के बीच में फ्रिक्शन रोकने के लिए और शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती हैं, जो बेसिकली किसकी बनी हुई है ये आपको याद रखना है, फाइब्रो कार्टिलेज। आईवी डिस्क लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
तो ये पाई जाती हैं। पर ये जो पीछे वाले हिस्से हैं, ये भी तो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो इनके बीच में तो फ्रिक्शन होगा। तो इनके बीच में फ्रिक्शन रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार फिर एक फोटो यहाँ बना रहा हूँ, फिर आदमी इधर देख रहा है, हमारे सारे डायग्राम इधर ही देखेगा, है ना, आप इधर मत दिखा। तो फिर लेफ्ट लेटरल व्यू देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ वो बनाऊं तो देखो, ये तो वर्टिब्रा की एक ऊपर वाली वर्टिब्रा की बॉडी, ये नीचे वाली वर्टिब्रा, ये नीचे वाली वर्टिब्रा, तो ये तो वर्टिब्रास की बॉडी है, और ये पीछे निकले हुए हैं, देखिए ये प्रोसेसेस। तो ये बॉडी से बॉडी के बीच में तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये है इंटरवर्टिबल डिस्क। और ये डिस्क अपनी जगह पे कैसे रखती रहती है, क्योंकि ये वर्टिब्रास जो है ना, इनको भी कोई जोड़ेगा ना आपस में, गिर क्यों नहीं जाते हैं वर्टिबल कॉलम, ऐसे धक्का मारेंगे तो जुड़ा होगा कहीं ना कहीं आपस में सब। तो लिगामेंट्स है, कुछ आगे भी हैं पीछे भी हैं, यहाँ ये वर्टिबल कॉलम को आपस में जोड़ते हैं। और यही लिगामेंट्स, देखो जैसे ये नीचे वाली वर्टिब्रा, ये ऊपर वाली वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रास के बीच में ये है इंटरवर्टिबल डिस्क। तो आगे भी लिगामेंट है और पीछे भी लिगामेंट है, तो ये डिस्क अपनी जगह पे रहती है, दोनों तरफ लिगामेंट है ना इसमें। तो इस तरह से इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, जो यहाँ शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। पर ये जो पीछे वाले हिस्से हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ ये भी तो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर दो ऊपर और दो नीचे बाहर निकले हुए होते हैं, जिन्हें कहा जाता है जाइगोपोफाइसिस या आर्टिकुलर प्रोसेस। दो ऊपर होते हैं, जो ऊपर होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, और जो दो नीचे निकले हैं उन्हें इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहा जाता है। जो सुपीरियर हैं उन्हें प्री जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं, और जो नीचे वाले हैं इंफीरियर, उन्हें पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं। तो हर वर्टिब्रा के दो ऊपर और दो नीचे पीछे वाले हिस्से में, ऐसे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ये दो ऊपर निकले दो नीचे। कैसे? जैसे आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन, ट्रेन में क्या होता है, डिब्बे से डिब्बे की दीवार न टकराए, इसलिए हर डिब्बे के दो आगे निकले और हर डिब्बे के दो पीछे निकले, वो आर्टिकुलर प्रोसेसेस। और उनकी जो डिस्क आपस में घिसती है ना, वो है आर्टिकुलर फैसेट। डायग्राम में लिखा है, नीट में नहीं आएगा, तो आपको फैसेट क्या था ये लिखा हुआ है, फोन के डायग्राम बहुत चीजें होती है। तो वो डिस्क है आर्टिकुलर फैसेट, जो आपको दिख रही फोटो में, पर जो उभार निकले हुए हैं वो क्या है, आर्टिकुलर प्रोसेस। दो आगे हैं दो पीछे हैं। इसी तरह से हर वर्टिब्रा के दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं। ऊपर वाली वर्टिब्रा के जो दो नीचे निकले हैं, वो नीचे वाली वर्टिब्रा के जो दो ऊपर निकले हैं, लेफ्ट और राइट, उनके साथ लेफ्ट और राइट में आर्टिकुलेट करते हैं और यहाँ पर ज्वाइंट बनाते हैं। ये साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। ये तो कार्टिलेजिनस है, ये इधर पीछे वाले। तो ये ज्वाइंट्स बनते हैं, यानी कोई भी दो वर्टिब्रा जो है वो तीन पॉइंट्स पे आर्टिकुलेट करती हैं, एक तो बॉडी से बॉडी, और एक दायां और बायां आर्टिकुलर प्रोसेस। तो इस तरह से ये, इन्हीं को हम प्री या पोस्ट जाइगोपोफाइसिस कहते हैं, क्योंकि हम तो सीधे खड़े हैं, तो दो सुपीरियर और दो इंफीरियर, पर बाकी जानवर हॉरिजॉन्टल हैं, तो दो प्री और दो पोस्ट, यानी दो वर्टिब्रा के आगे और दो वर्टिब्रा के पीछे हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे जाइगोपोफाइसिस होते हैं। और ये ज्वाइंट जो बनाते हैं, उस ज्वाइंट्स को तो हम बाद में समझेंगे कौन सा है, पर हाँ ज्वाइंट बनाते हैं, अभी इतना काफी। तो ये ऐसी दिखती है एक थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये हुआ कि भाई थोरैसिक वर्टिब्रा कैसी दिखती है। अब जो बाकी वर्टिब्रास हैं, जैसे सर्वाइकल हैं, लंबर हैं, वो इससे कैसे अलग हैं, उनके बारे में एक एक दो दो बातें बतानी है। वो ये आप चाहो तो बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, क्या रिब्स कैसे जुड़ता है? हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे, पहले वही बता देते हैं।
देखो जो हमने अभी पढ़ी ना वो थी थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा यहाँ से कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब दूसरी चीज क्या है, हाँ वो आएगा, अभी आएगा। मैं सारे फोटो एक साथ ही ले आया। थोरैसिक हो गई, ये लंबर देखो। आप देखोगे कि ऊपर का जो पूरा का पूरा स्केलेटन है, आ गया। तो ऊपर का पूरा जो ये स्केलेटन है ना, ये नीचे के स्केलेटन से सिर्फ और सिर्फ लंबर वर्टिब्रल कॉलम के दम पे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। यानी ऊपर का पूरा वेट नीचे कहां से ट्रांसफर होता है, लंबर वर्टिब्रा से। तो लंबर वर्टिब्रा आर द मोस्ट वेट बियरिंग वर्टिब्रास। सो विच वर्टिब्रास आर लार्जेस्ट इन साइज, लंबर। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेट बियरिंग वर्टिब्रा है। जब हम ऐसे झुकते हैं और सीधे होते हैं तो मूवमेंट कहाँ हुआ, लंबर वर्टिब्रा पे। यही तो ऊपर का वेट नीचे ट्रांसफर कर रही है। अगर लंबर वर्टिब्रा नहीं होती तो हम ऐसे फोल्ड हो जाते। तो इरेक्ट पोस्चर के लिए कौन सी वर्टिब्रास रिस्पॉन्सिबल है, यही क्वेश्चन है नीट के। एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है कि विच वर्टिब्रल कॉलम इज इंपॉर्टेंट फॉर इरेक्ट पोस्चर, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आंसर आएगा लंबर, ना कि सर्वाइकल थोरैसिक, ना कि ऑल, सिर्फ लंबर। तो ये लंबर ऊपर का नीचे वेट ट्रांसफर कर रही है, सबसे ज्यादा वेट बियर करती है। अब जैसे मैंने ये वेट उठाया, बाल्टी उठाई, वजन उठाया, और वजन उठा के मैं सीधा हुआ, तो ऊपर का मेरे हाथों का वजन, सब वजन नीचे यहीं से जा रहा है। सबसे ज्यादा वेट बियरिंग वर्टिब्रास जो है वो यही है, यानी कि लंबर। तो अगर लंबर वर्टिब्रा सबसे ज्यादा वेट बियर कर रही हैं, सपोज ये लंबर है L1 L2 L3 L4, ये ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे सीधे होती हैं, तो बहुत लोड में रहती है ना ये। तो हो सकता है एक झटके से मिडिल एज किसी लेडी ने या ओल्ड एज लेडी ने झटके से बाल्टी उठाई, या किसी ने जिम में ओवर एक्सरसाइज करने के चक्कर में ज्यादा वजन उठाया, तो लंबर वर्टिब्रा पे जोर का अगर एकदम से लोड पड़ा, ये मुड़ी और सीधी हुई, तो ये लिगामेंट टूट सकता है नहीं टूट सकता। और अगर ये लिगामेंट टूट गया तो क्या होगा बताओ। अब ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये अपनी जगह से खिसक जाएगी, खिसक जाएगी ना, इसे क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क। और अगर ये स्लिप डिस्क हो गई तो अब क्या होगा, यहाँ से निकल रही ना स्पाइनल कॉर्ड, तो एक तो यहाँ फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, तो जरा सा भी मूवमेंट करोगे तो बहुत दर्द होगा यहाँ पे। दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो पैर सुन्न पड़ रहे हैं या सेंसेशन कम हो रही है पैरों में, ये सब प्रॉब्लम, बहुत पेन होगा। इसका कोई इलाज नहीं है दवाई गोली से, टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज ये है कि आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके वापस नई डिस्क अंदर डाल के लिगामेंट को दोबारा सिलना पड़ेगा। तो सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है। मैं ये बताना चाहता था कि स्लिप डिस्क मोस्टली लंबर रीजन में ही क्यों होती है, वो भी L2 L3 के बीच में ही, सर्वाइकल या थोरैसिक में क्यों नहीं होती, समझ में आया नहीं आया। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट, प्रेशर पॉइंट यही है ना, वेट बियरिंग वर्टिब्रा, तो मोस्टली लंबर रीजन में ही होती है। वो जो सर्वाइकल रीजन में होती है वो अलग है, स्पॉन्डिलाइटिस, वो गर्दन वर्टिब्रास जब आपस में फ्यूज होने लगती है ना, ये तो पट्टा मानते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग है। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देखा स्लिप डिस्क क्या होती है। स्लिप डिस्क भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम्पलर में दिया है। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एनसीईआरटी में दिया है स्लिप डिस्क, दिया है, दिया है। आप एनसीईआरटी की एक ही किताब पढ़ते हो, एग्जाम्पलर भी तो पढ़ो। एक और किताब है, सुना नहीं सुना, उन्हीं ऑथर्स की जो एनसीईआरटी लिखते हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और वो आपको डाउनलोड करनी ही है इंटरनेट से। उसमें एमसीक्यूज भी हैं, और कभी कभी तो वो डायरेक्ट एमसीक्यू नीट में आता है उसका। वो इसलिए भी आता है क्योंकि जिन्होंने, जो नीट का पेपर बनाते हैं उनमें से आधे वही हैं जिन्होंने एग्जाम पेपर बनाई या उसके क्वेश्चंस लिखे हैं। तो वो करनी है आपको, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक एक टॉपिक के 10-12 ही हैं, पर कर जाओ ना, छोड़ के क्यों जा रहे हो। और वैसे भी खरीदने को भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ डाउनलोड कर लो, तो वहां पे ये सब क्वेश्चन दिए हुए। और दूसरा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एनटीए की जो अभ्यास ऐप है उसमें मिल जाएंगे। यानी कि एनटीए ही तो पेपर बना रहा है ना आपका, तो वो भी एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस दे रहा है। ये पता है नहीं पता आपको। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप सिर्फ 90 बायो के क्वेश्चन है, उसमें से मैक्सिमम 83 सही कर सकते हो, 82, या बहुत किस्मत अच्छी रही तो 85, ज्यादा नहीं कर सकते। और जो 5 क्वेश्चन आप नहीं करोगे ना सही, वही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट एमबीबीएस किसको मिलेगा। क्वालिफाई तो सब कर जाएंगे, है ना।
अरे 550 तो सबके आ जाएंगे, 600 के ऊपर भी तो लाने हैं ना, या 580, 600 के ऊपर भी कोई गारंटी नहीं है अभी सिलेक्शन की। तो आपको एक भी चीज छोड़नी नहीं है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसके चक्कर में फालतू चीजें नहीं पढ़ाएंगे हम, लेकिन एटलीस्ट जो एक्सपेक्टेड है वो तो करना ही है। एटलीस्ट आप एनटीए के अभ्यास ऐप के तो 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जो उन्हीं की खुद की बनाई। अगर वो भी नहीं कर पाओगे, करते रहो। आप कहते हैं ना प्रैक्टिस कहाँ से करें, एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऑथराइज्ड, एक तो एग्जाम्पलर और एक अभ्यास, ये दो चीजें आप कर लो फॉर एनी क्वेश्चन। इनफैक्ट जो भी टॉपिक आपका खत्म होता है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, आप सिर्फ हमारे टेस्ट पे डिपेंडेंट ना रहें। इसके अलावा एडिशनल प्रैक्टिस के लिए वो एग्जाम्पलर और अभ्यास, अभ्यास में टॉपिक के अगर दिए हुए हैं तो ये दो दो आपको करने हैं। ये दोनों ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, है ना। और फिर अगर टाइम मिलता है आपको इसके बाद भी और क्वेश्चंस करने का, मिलेगा ही नहीं, है ना। तो फिर हम और आपको बताएंगे तरीके कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी की लाइनों के भी क्वेश्चन है, वो सब तुम्हें मेरे उस पर भी मिल जाएंगे। मतलब आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, तो इस पे पीडीएफ मैं मैच लेता हूँ मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उनमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इतना तो आपको करना है। चलो ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है वो इससे कैसे डिफरेंट है। हो गया। तो अगर हम बात करें सर्वाइकल वर्टिब्रास की, तो 7 हैं इसमें। C1, C2 और C7 जो है ना, इन्हें कहा जाता है टिपिकल। जबकि C3 से लेके C7 तक, C3, C4, C5 और C6, सॉरी, है ना, इन्हें कहा जाता है एटिपिकल। ऐसा क्यों है ये मैं बताऊंगा। पर हाँ, बीच में एक बात रह गई, सही कह रहे हैं। और रिब्स पीछे थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम से कैसे जुड़ती हैं, तो इस पे आते हैं। जरा इससे पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। आगे स्टर्नम से रिब्स कैसे जुड़ती थी मैंने बताया था। अब देखते हैं पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कैसे जुड़ती हैं। अभी 12 जोड़ी रिब्स हैं, 12 ही रिब्स कौन सी वर्टिब्रा से जुड़ेंगी, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। थोरेसिक से जुड़ेंगी, है ना। तो 12 जोड़ी रिब्स हैं और 12 ही थोरेसिक वर्टिब्रा हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जिस नंबर की रिब हैं उसी नंबर की वर्टिब्रा से जुड़ जाएं। पर एग्जैक्टली ऐसे होता नहीं है। होता कैसे है वो देखिए। सपोज ये आपके थोरेसिक वर्टिब्रास हैं। फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है ये T1, ये सेकंड T2, ये T3, ऐसे करते करते T12 तक है ना। जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे 4 थोड़ी सी बनाई है। और ये T4 है, ये T5 है। ऐसे करते करते नीचे T12 तक है। अच्छा छोड़ दो, बाद में सही कर लेंगे। अभी सर्वाइकल का छोड़ दो, पहले थोरेसिक का ये चीज देख लो। तो ये वर्टिबल कॉलम है, हम पीछे से देख रहे हैं। आज स्टर्नम अंदर है, स्क्रीन के अंदर। वहां यहां से रिब्स यूं जा रही हैं और जाके आगे स्टर्नम में ऐसे जाके जुड़ रही हैं। ठीक है। तो रिब्स कैसे जुड़ती हैं, देखिए। रिब का जो हेड होता है वो दरअसल दो वर्टिब्रास की बॉडी के जंक्शन पे जुड़ता है, इस तरीके से। आधा ऊपर और आधा नीचे। तो रिब के हेड को अगर हम देखेंगे ना, तो इस तरह से जुड़ रहा है दो वर्टिब्रास की बॉडी के जंक्शन पे। ये सिर्फ मैमल्स में ही इस तरह का अरेंजमेंट है। इनफैक्ट हम लोग के अंदर तो ये रिब का हेड दिख भी रहा है। जो दूसरे जानवर होते हैं, अदर मैमल्स, हमारे अंदर तो गोल है। उनमें तो रिब का जो ये हेड होता है ना, जो यहाँ, वो हेड ही ऐसा होता है, दो मुहा, यानी कि बाइफिड। ठीक है। आधा ऊपर जुड़ रहा है और आधा नीचे। हमारे केस में एक सिंपल डिस्क है, पर बाकी जानवरों में तो ये आधा ऊपर आधा नीचे इस तरह से बाइफिड होता है। और ये कैसे जुड़ी होती है, लिगामेंट्स की मदद से। तो आपने सुना होगा मेमेलियन रिब्स को बाइफिड रिब्स कहा जाता है। बाइफिड ये लिगामेंट्स हैं जो इसको जोड़ रहे हैं। तो बाइफिड रिब क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर रिब जो है वो आधी ऊपर की वर्टिब्रा पे जुड़ती है और आधी नीचे की वर्टिब्रा पे। हमारे केस में रिब बाइफिड तो नहीं होती है, पर जुड़ती वैसे ही है। तो आप हमारी भी बाइफिड मान सकते हो, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली नहीं है। तो ये बाइफिड रिब्स कहलाती हैं। और कैसे, जैसे ना, ये सपोज ये थर्ड रिब है, थर्ड पेयर ऑफ रिब। ये फोर्थ पेयर ऑफ रिब है, ऐसे नीचे तक है 12 तक। ये फिफ्थ है, ये सेकंड है।
तो देखो जिस नंबर की रिब होती है ना, आधी तो उसी नंबर की वर्टिब्रा से जुड़ती है और आधी जुड़ती है एक वर्टिब्रा ऊपर। नहीं आ रहा समझ में? यानी फिफ्थ रिब किससे जुड़ रही है? T4 और T5 से। नाइन्थ रिब T8 और T9 से। ट्वेल्थ रिब जुड़ेगी, पीछे तो जुड़ेगी, आगे नहीं जुड़ेगी, T11 और T12 से। सेकेंड रिब T1 और T2 से। तो फिर फर्स्ट रिब कहां जुड़ेगी? T1 के ऊपर क्या है? C7। तो फर्स्ट रिब जुड़ती है आधी C7 पे और आधी T1 पे। तो इस तरह से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। ये बात समझ में आ रही? चलिए, तो इस तरह से रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये तो रिब्स के तो क्वेश्चन आए, हिंदी में पूछ लेता हूं। एक रिब कितनी वर्टिब्रा से जुड़ती है? आंसर है। और एक वर्टिब्रा कितनी रिब से जुड़ती है? आंसर है 4। नहीं आया समझ में? मैंने पूछा ईच रिब ज्वाइंस विद हाउ मेनी thoracic vertebrae? ईच रिब ज्वाइंस विद हाउ मेनी thoracic vertebrae? देख रहा है ना? ईच thoracic vertebra ज्वाइंस विद हाउ मेनी रिब्स? आंसर है 4। नहीं दिख रहा? देख लो, कोई 1 2 3 4 है ना? तो ये 4 से जुड़ रही है। एक्सेप्ट विच thoracic vertebra? विच thoracic vertebra? T12। नहीं आई बात समझ में? T12 से 2 ही जुड़ी हैं। क्या कोई ऐसी वर्टिब्रा है जो थोरेसिक नहीं है और उससे रिब्स जुड़ी हैं? C7। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट एक चीज और, कोस्टल डेमी फैसेट्स। शायद आपने वर्ड सुना हो, कोस्टल फैसेट्स या कोस्टल डेमी फैसेट। फैसेट क्या होता है? इससे जो लोग चश्मा ज्यादा पहनते हैं ना, उनके यहाँ पे निशान बन जाता है घिसने का, चश्मा रख रखे हैं। वैसे ही वर्टिब्रा का बॉडी पे रिब का हेड जहां पे जुड़ता है ना, वहां पे उसके जुड़ने की छाप पड़ जाती है। ठीक है? तो इस छाप को हम बोलते हैं फैसेट। कोस्टल मतलब रिब का, और ये छाप जो है, ये देखो ऐसा है ना, ये अगर रिब का हेड, तो इसकी जो ये छाप है ना, ये आधी ऊपर पड़ेगी और आधी नीचे, क्योंकि आधा ऊपर जुड़ रहा है आधा नीचे, तो इन्हें कहा जाता है डेमी फैसेट्स। तो कोस्टल डेमी फैसेट्स क्या है? वर्टिब्रा की बॉडी पे पाए जाने वाले इंप्रेशंस जो बनते हैं रिब के हेड के जुड़ने से, यानी इंप्रेशंस फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ वर्टिब्रा बाय ज्वाइनिंग विद द हेड ऑफ द रिब। तो इन्हें कोस्टल डेमी फैसेट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सी वर्टिब्रास पे कोस्टल डेमी फैसेट्स होते हैं? तो आंसर है थोरेसिक पे होते हैं, सर्वाइकल नंबर पे थोड़ी होंगे। क्या और एक, अब ये नहीं आएगा पर ऐसे ही एक्सरसाइज के लिए, कि एक थोरेसिक वर्टिब्रा पे कितने कोस्टल डेमी फैसेट्स होते हैं? कौन सी ऐसी थोरेसिक वर्टिब्रा है जिसपे 4 नहीं है? T12, उस पे 2 है। क्या कोई ऐसी वर्टिब्रा है जो थोरेसिक नहीं है पर उस पे कोस्टल डेमी फैसेट्स हैं? 2 हैं। किस पे? C7 पे है। आ गया समझ में? हो गया खत्म। तो ये हमने देखा कि किस तरह से रिब्स जो है वो वर्टिब्रा से जुड़ती हैं। अब हम वापस आते हैं आगे, और हम थोरेसिक वर्टिब्रास पढ़ चुके हैं। अब हम सर्वाइकल वर्टिब्रास के बारे में बात करेंगे। लंबर भी पढ़ चुके हैं। सैक्रल कॉक्सिजिल में कुछ पढ़ाने का है नहीं, वो 5 वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनाती है बस। तो हमको एक सर्वाइकल वर्टिब्रास पढ़नी है अब। तो C1 से लेके और C1 C2 C7 ये ना ए टिपिकल है, और C3 से C6 तक टिपिकल है। तो टिपिकल ए टिपिकल में क्या फर्क होता है? जो सारी एक सी दिखें, सिर्फ उनका साइज में फर्क हो, वो क्या कहलाती है? टिपिकल। और जो अलग दिखें, अलग मतलब टिपिकलों से भी अलग और दूसरी एटिपिकलों से भी अलग। नहीं आई बात समझ? जैसे तुम यहाँ पे सारे ये बॉयज हैं, सब यूनिफॉर्म में बैठे हैं, तो ये सब टिपिकल हैं। अब किसी ने टोपी पहन रखी है, किसी ने एक सफेद टोपी, किसी ने काली टोपी, किसी ने पगड़ी लगा रखी है, तो ये एटिपिकल हो गए, क्योंकि ये एक दूसरे से भी अलग हैं और बाकी टिपिकल से भी अलग हैं। तो इनको हमने बोला एटिपिकल। तो एटिपिकल वर्टिब्रास में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिर्फ उन्हीं में है।
और टिपिकल जो है वो सारी एक से दिखती हैं, बस उनका साइज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इतनी जल्दी कैसे क्लास खत्म हो सकती है? अपनी नहीं है ना। हाँ, तो ये हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं कि टिपिकल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी C3, C4, C5 और C6 टिपिकल कैसी है वो पहले देखेंगे, फिर बाद में हम ए टिपिकल्स पे आएंगे। तो एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा को अगर अपन देखें, मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ टिपिकल, तो वो थोरेसिक से कैसे अलग होती है। पहले मैं बना लूं फिर आप बना लो। पहली चीज तो ये कि इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस ज्यादा चौड़े और विंग लाइक होते हैं, नुकीले नहीं होते, और पीछे एक स्पाइन होता है दो मुआ या बाइफिड होता है। बस ये दो मेन डिफरेंस होते हैं, बाकी कुछ नहीं। एक तो ये बात हो गया अभी जो मेन है, और वो बताऊंगा। अब ये हिस्सा बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर दो वही आर्टिकुलर प्रोसेस, दो ऊपर और दो नीचे, और ये यहाँ पे स्पाइनल फोरामेन। लेकिन एक खास बात जो सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रास में होती है और किसी में भी नहीं होती, वो क्या है कि इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, उनमें छेद होते हैं, छेद। सर्वाइकल वर्टिब्रास के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में छेद होते हैं, इधर भी और इधर भी। सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रास में ही पाए जाते हैं। इन छेदों को हम कहते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सैलिस। और अगर सभी सर्वाइकल वर्टिब्राओं में ये छेद है, तो वर्टिब्रा पे वर्टिब्रा जब रखाई जाएगी तो फोरामिन पे फोरामिन भी रख जाएंगे, तो बीच में तो एक स्पाइनल कैनाल है ही सही स्पाइनल कॉर्ड के लिए, दो और कैनाल बन जाएंगे यहाँ पे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रा टीरियल कैनाल्स। और इन कैनाल में क्या चलती है? इनमें चलती है वर्टिब्रल आर्टरी, जो वर्टिब्रल कॉलम को ब्लड सप्लाई देगी। चलिए, तो ये तो बात हो गई। जस्ट सेकंड। तो फिर आप कहेंगे कि सर वर्टिब्रल आर्टरी इसके अंदर चल रही है, तो फिर वो थोरेसिक और लंबर रीजन में भी तो होगी ना वर्टिब्रल आर्टरी, वहां वो बाहर होती है, छेद के अंदर कैनाल के अंदर नहीं होती, क्योंकि प्रोटेक्शन यही चाहिए। बता देता हूँ, आएगा नहीं नीट में, क्योंकि ये पतला है ना हिस्सा, ऐसे मारोगे ना तो वर्टिब्रल आर्टरी पंचर हो जाएगी, तो इसलिए उसको अंदर डाल दिया छेद कैनाल के। ये तो बहुत मोटा हिस्सा है, यहाँ कैसे मारोगे आप वर्टिब्रल आर्टरी में? मार ही नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ पे थोरेसिक और लंबर रीजन में छेद नहीं है वर्टिब्रल कॉलम, जरूरत भी नहीं है। यहाँ जरूरत है प्रोटेक्शन के लिए, अंदर चलेगी, वहाँ बाहर ही रहती है। चलिए, तो ये तो हमने देखा कि एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा कैसी लगती है, जो कि C3, C4, C5, C6 है। अब हम देखेंगे कि C1, C2 और C7 जो कि डिफरेंट है या एटिपिकल है, वो एटिपिकल क्यों है? C1 C7 क्यों एटिपिकल है वो तो मैं एक सेंटेंस में खत्म कर देता हूँ, आपको भी पता है। उसमें एक ही चीज है जो और किसी में नहीं है, इसलिए वो एटिपिकल है, बाकी वो ऐसी दिखती है। बताओ क्या? कोस्टल डेमीफेसिट्स, जो और किसी सर्वाइकल वर्टिब्रा में नहीं है, तो वो तो हो गया खत्म। अब बच गया C1 और C2। तो C1 C2 को हम पढ़ेंगे। तो C1 यानी एटलस और C2 यानी एक्सिस। और आपको पता है, नहीं पता है C1 को एटलस और C2 को एक्सिस क्यों कहते हैं? दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा? एटलस साइकिल देखिए। तो भाई जो एटलस साइकिल में एक भगवान है जिन्होंने पूरी पृथ्वी उसके लोगों के ऊपर देखा आपने, तो अपने ऊपर उठा रखा है, वो ग्रीक गॉड है। कौन? एटलस, जो हु बियर्स द वेट ऑफ द एंटायर अर्थ, जो पूरी पृथ्वी का भार उठाते हैं। उसी तरह से जो हमारी C1 है, वो पूरी खोपड़ी का वेट उठाती है, ये C1। इसलिए C1 को हमने क्या कहा? एटलस। ये बात समझ में आई? इसलिए हम C1 को बोलते हैं एटलस। और इसके नीचे जो C2 है, C2 में एक धुरी निकली हुई है ऐसे, जिसके चारों ओर
एटलस जो है वो घूम सकती है। ये देखो, C2 में एक एक्सिस निकली दिख रही है यहाँ पे, ये एक्सिस ना इसमें घुसी हुई होती है ऊपर एटलस में इस तरह से, तो इसके चारों ओर एटलस ऐसे घूम सकती है। तो इसलिए C2 में एक एक्सिस निकली हुई है, ओडोंटॉइड प्रोसेस, इसलिए C2 को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। तो C1 का नाम एटलस क्यों है, C2 का नाम एक्सिस क्यों है, आप जान गए हैं। तो हम वापस जो पढ़ रहे थे उस पर आते हैं। और अब हम C1 और C2 को यहाँ पे बना लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि उनमें क्या फर्क है। C1 जिसका नाम हमने रखा एटलस, और C2 जिसका नाम है एक्सिस। तो जो C1 होती है यानी एटलस, उसको देखिए, अभी बनाना मत, पहले मैं बनाऊंगा। इसमें एक तो ये अलग चीज है कि इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस और ज्यादा चौड़े और विंग लाइक है। दूसरी बात, पीछे स्पाइन छोटा सा है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल कहलाता है, और वैसा दो मुहा या बाइफिड नहीं है। लेकिन जो मेन चीज C1 यानी कि एटलस को अलग बनाती है, वो ये है कि इसकी जो बॉडी है ना, एटलस की बॉडी, उस बॉडी के अंदर सेंट्रम एब्सेंट होता है, इसलिए बॉडी रिंग लाइक या एन्यूलर होती है। क्या हो गया, अब इसका क्या मतलब है वो मैं भी बता रहा हूँ। पहले ये तो वही टिपिकल स्ट्रक्चर था। ये बॉडी है ना, बॉडी का सेंट्रल पार्ट सेंट्रम कहलाता है। बॉडी क्या है, बॉडी एक डिस्क की तरह है। डिस्क यानी शॉर्ट सिलेंडर या पॉपिंस। अब पॉपिंस में से सेंट्रम निकाल दोगे तो पोलो बन जाएगी। समझ में आई बात, है ना। तो इसमें क्या है, डिस्क है, इसमें सेंट्रम नहीं है। अब सेंट्रम नहीं होगा तो ये कैसी हो जाएगी, देखो, एन्युलर या रिंग लाइक, इस तरह की देखना। ये ऐसी होती है एटलस, एन्युलर या रिंग लाइक। तो आप देखिए, इस तरफ तो स्पाइनल फोरामेन था ही सही, लेकिन एक और खाली जगह इसमें बन गई है इधर। इसे कहा जाता है ऑडोंटॉइड फॉसा। और इस ऑडोंटॉइड फॉसा से स्पाइनल फोरामेन को बस एक लिगामेंट सेपरेट करता है, जिसे हम ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं। ऐसी होती है एटलस। तो ये काफी एटिपिकल है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी दिखती है एटलस। जबकि एक्सिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं, एक्सिस तो बस एक ही चीज है उसमें जो उसको डिफरेंट बनाती है, वो बता देता हूँ मैं। एक्सिस में तो सेंट्रम एंट्रम भी होता है और बॉडी एकदम डिस्क लाइक होती है। फिर एक्सिस में एक ही चीज है जिसकी वजह से इसे एटिपिकल कहते हैं, और वो ये कि इसमें ना ऊपर यहाँ बॉडी वाले हिस्से में एक बोनी प्रोजेक्शन निकला हुआ है ऊपर। इसको हम कहते हैं डेंस या ऑडोंटॉइड प्रोसेस, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। ये एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, और ये किस में घुस जाएगा, ऊपर पाए जाने वाले ऑडोंटॉइड फोसा में। जैसे ये देखिए, ये एटलस है, एन्युलर या रिंग लाइक, ये एक्सिस है सॉलिड, और ये क्या निकला हुआ है एक्सिस में, ऑडोंटॉइड प्रोसेस। ऊपर एटलस, नीचे एक्सिस, और एक्सिस का ऑडोंटॉइड प्रोसेस एटलस के ऑडोंटॉइड फोसा में ऐसे घुस जाएगा। ठीक है, ये पाइवट ज्वाइंट जैसा बन रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्कल
स्कल के नीचे एटलस और एटलस के नीचे एक्सिस, ये मिल के किस तरह से जॉइंट्स बनाती हैं इस रीजन के, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लिगामेंट, जब मैं बोल रहा हूँ तो सुना करो, मैं बोलता हूँ। हाँ, चलिए, तो अब देखते हैं हम स्कल, एटलस और एक्सिस कैसे रखा हुआ है। हाँ, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी को पता है ना, पॉपिंस में से सेंट्रम निकाल दोगे तो पोलो बन जाएगी। अब सोच लो पॉपिंस में सेंट्रम का क्या है जो हट जाएगी तो पोलो बन जाएगी। अच्छा, अब हम सर्वाइकल वर्टिब्रास के बारे में बात करेंगे। नहीं, हो गया, जॉइंट्स के बारे में बना रहे हो, बना लो, चलो बना लो। क्या चीज, ये छेद है ना इसमें, इसलिए ब्रॉड। मिटा दे। तो अभी मैंने आपको स्कल नहीं पढ़ाया है, पर आपने देखा था कि स्कल किस तरह से C1 पे रखी होती है। और अगर हम स्कल का एक फोटोग्राफ देखें जिसमें कि हम स्कल को नीचे से देख रहे हैं, ऐसा कोई फोटो ढूंढते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ पे देखो, इस वाले फोटोग्राफ को देखो आप, इसमें स्कल को नीचे से दिखाया है और ये फोरामेन मैग्नम है जिससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है, ठीक है। इसके दोनों तरफ दो कंडाइल दिख रहे होंगे आपको, एक इधर है और एक इधर है, ये कहलाते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल। इन्हीं कंडाइलों से स्कल जो है C1 यानी एटलस पे टिकी हुई होती है। क्योंकि हमारी खोपड़ी में दो कंडाइल हैं ये, तो हमारी स्कल को डाइकोंडाइलिक स्कल कहा जाता है, ठीक है।
भाई अब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट वही सारे नीट के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। एक भी फालतू बात बीच में नहीं है कोई भी, मतलब जैसे इन्फॉर्मेटिव होती है तो मैं बता के बोलता हूँ कि हाँ ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं, मैमल्स में ऐसे स्कल्स होते हैं। इसके अलावा एम्फीबिया में भी डाइकोंडाइलिक होते हैं। खैर ये दो कॉन्डाइल मैंने इसलिए दिखाए अभी क्योंकि अभी मैं स्कल जो बनाने वाला हूँ उसमें हम इसी को देखते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सपोज ये स्कल है और ये स्कल के नीचे ये दो कॉन्डाइल्स हैं, वो इनको हमने कहा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। स्कल के नीचे एटलस है, स्कीमेटिक डायग्राम है, रियल नहीं। अगर हम सोचें कि कैसे स्कल, उसके नीचे एटलस और उसके नीचे एक्सिस रखी हुई होगी, तो उसको समझाने के लिए अभी बनाना मत, अब स्कल देखो, यहाँ पे मैंने जो लेबलिंग करी है उसको देखो, ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये नीचे एटलस है और ये नीचे एक्सिस है, और ये आप समझ ही गए ये है ओडोंटॉइड प्रोसेस या डेंस। ठीक है, एटलस मैंने एन्युलर या रिंग लेग दिखाई है ऐसे, और यहाँ पर ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गए ऑफ एटलस, और ये हो गए इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एटलस। और ये जो यहाँ पे है, दूसरे कलर से बना दूंगी ऐसे। तो ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गए एक्सिस के, और ये इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हो गए एक्सिस। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, स्कल, एटलस और एक्सिस। अभी होता क्या है कि ये दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल तो ऐसे बॉल जैसे हैं, और ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स कहते हैं, इनको प्रोसेस लिखा है मैंने, जो एटलस के आपको दिख रहे हैं वो ऐसे हैं कॉनकेव कप शेप। तो ये बॉल इसमें ऐसे घुस जाएगी और कैसे भी घूम सकती है, और ये लिगामेंट्स के मदद से ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ऐसे बना देता हूँ, चलो इधर भी और इधर भी। ये जो दो ज्वाइंट्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट, जो स्कल और एटलस के बीच में है, इन्हें कहा जाता है राइट एंड लेफ्ट अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट्स। तो ये है राइट और लेफ्ट अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, क्योंकि एटलस और ऑक्सीपिटल कंडाइल के बीच में है। लेकिन एटलस और एक्सिस के बीच में भी ज्वाइंट्स है। ये देखो आप, एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस किसमें घुसा हुआ है? एटलस के ओडोंटॉइड फोसा में। इस ज्वाइंट को कहा जाएगा अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। और दो और हैं ज्वाइंट्स एटलस और एक्सिस के बीच में, कहा? ये देखो, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस में। ये भी अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट है। तो ये जो बीच वाला है ना,
इसे कहा जाता है मीडियन अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। और ये जो दोनों हैं, इधर वाले और उधर वाले, इन्हें कहा जाता है लेटरल अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट। तो ये सारे ज्वाइंट समझ में आए, स्कल और एटलस के बीच में, और फिर नीचे एटलस और एक्सिस के बीच में। इस तरह से ये ज्वाइंट्स यहाँ पर होते हैं। अब दो मेन मूवमेंट जो आपको पता होने चाहिए वो होते हैं यस और नो। तो जो यस वाला मूवमेंट है उसमें पता है क्या होता है, ये स्कल ऐसे टिल्ट होती है और दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऐसे ऐसे घूम जाते हैं। तो मूवमेंट कहां होता है यस वाला मूवमेंट? आंसर है यहां होता है, यहां। कौन से ज्वाइंट पे? अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे। तो यस वाला मूवमेंट कौन से, आपको सिर्फ नीट के लिए इतना याद रखना है, यस वाला मूवमेंट कौन सी दो बोन्स के बीच में होता है? तो स्कल और एटलस, या बहुत हाई क्वेश्चन आया तो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे होता है। तो यस वाला मूवमेंट तो यहां हो रहा है। अब दूसरा मूवमेंट कौन सा है? नो। अब नो वाले मूवमेंट, ये नो है, इसमें होता है क्या होता है, ये एटलस ऐसे ऐसे घूमती है, और जब एटलस ऐसे ऐसे घूमती है तो एटलस पे रखा हुआ स्कल भी ऐसे ऐसे घूमता है। तो स्कल, एटलस, और एटलस पे रखा हुआ स्कल, एटलस, या ये कहें कि एटलस अपने ऊपर रखे हुए स्कल को लेकर एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम रही है। तो ये यहाँ घूम रही, तो मूवमेंट यहाँ हो रहा है। तो नो वाला मूवमेंट कौन से ज्वाइंट पे होता है? तो आंसर है मीडियन अटलांटो एक्सियल ज्वाइंट पे, जो कि एक पाइवट ज्वाइंट है। पाइवट ज्वाइंट क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। तो यस वाला मूवमेंट कहाँ होता है और नो वाला मूवमेंट कहाँ होता है? ठीक है, अब जैसे हमने कहा ये यस है, तो ये अटलांटो ऑक्सीपिटल, और ये क्या है? नो। तो ये यहाँ होता है। अब बाकी मूवमेंट का क्या करें खोपड़ी के? सर यही दो मूवमेंट थोड़ी होते हैं खोपड़ी में, और भी तो होते हैं। तो हम ये सब हो रहे हैं, इनका क्या करें? अरे भाई देखो, ये यस है, सारे मूवमेंट यही हो रहे हैं। यहाँ कहा? अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे। ये यस है, ये भी तो यस है, तो ऐसे यस करता है। इसमें क्या हो रहा है बताओ? इसमें दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ऐसे ऐसे की जगह ऐसे ऐसे हो रहे हैं। बॉल है ना, वो तो कैसे भी घूम सकती है, तो ऐसे की जगह ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। जितने भी मूवमेंट अटलांटो ऑक्सीपिटल पे होते हैं सारे यस हैं। ऐसे यस कोई नहीं करता, तो ये क्या है? नो। तो याद रखना, जब भी मूवमेंट अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे होएगा उसे यस कहा जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा, सब यस है। लेकिन ये अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे नहीं हो रहा है। ये कहां हो रहा है? ये नीचे हो रहा है। तो जो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट पे नहीं हो रहा वो नीचे हो रहा है, ये नो है। तो अटलांटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट के मूवमेंट्स ही को यस कहा जाता है, और बाकी, और वो बहुत सारे मूवमेंट्स वही हैं, और बाकी जो वहां नहीं हो रहा है उसको हम नो कहते हैं कि नो वाला यहाँ हो रहा है। ठीक है, बना लो इसको चाहो। हाँ, हाँ बोल सकते हैं। हाँ, बॉल एंड सॉकेट में पता है इसको क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में इनफाइनाइट एक्सिस पे मूवमेंट हो सकता है, और ये दो हैं, तो दो होने की वजह से मूवमेंट थोड़ा, रोटेशन जो है ना, लिमिटेड हो गया है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते उसमें। तो हमने वर्टिबल कॉलम भी पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे स्कल की। हो गया ये?
देखो, स्कल को क्योंकि बिना स्कल के पढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए स्कल में से क्वेश्चंस बहुत सुपरफिशियल आते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में एक स्कल का बड़ा सा डायग्राम जरूर दे दिया है। जैसे सपोज यहाँ पे देखें आप, अभी स्कल के दो पार्ट है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है तुम्हें, इसे कहा जाता है क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। इसके अंदर ब्रेन है, और इसमें ना टोटल 8 बोन्स होती हैं। कौन सी होती हैं अभी बता दूंगा। ये कहलाता है क्रेनियम। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये कहलाता है फेस। फेस के अंदर 14 बोन्स होती हैं। फेस की अगर मैंडिबल को छोड़ दिया जाए तो सारी बोन्स इसके अलावा जितनी भी यहाँ हैं सारी इमूवेबल हैं। सिर्फ एक मैंडिबल ही होती है जो मूवेबल होती है। और ये सारी बोन मेम्ब्रेनस बोन है, डर्मिस के ऑसिफिकेशन से बनी है, फ्लैट बोन्स हैं। और ये सभी आपस में स्यूचर्स नाम के ज्वाइंट से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें एक फ्लैट बोन में टीथ लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो दूसरी फ्लैट बोन में घुसे हुए होते हैं, और उनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होती है जो इन्हें इतना कस के जोड़ती है ऐसे, है ना, कि इनके बीच में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो। तो इन ज्वाइंट्स को हम कहते हैं स्यूचर्स। इन ज्वाइंट से स्कल की सभी बोन्स आपस में जुड़ी होती है और इमूवेबल होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ बोन विच इज नोन एज द मैंडिबल। नाउ क्रेनियम की 8 बोन्स कौन सी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। दिखाने से आप जो एनसीईआरटी वाला फोटो है वो जरूर याद कर जाना, आपके मॉड्यूल बना हुआ है। मैं 2-3 एंगल से वो फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, बाकी बस नाम ही याद रखने, उसमें कुछ और है नहीं। तो क्रेनियम की 8 बोन्स चलो पहले देख लेते हैं, फिर फेस की जो 14 बोन्स है वो भी देख लेंगे। तो ये देखो, एक तो ये है, दिख रही है आपको, ये है फ्रंटल, ठीक है। और फ्रंटल एक है, बस देख लो, नाम याद रखने। और बड़ा करें, दो पैराइटल हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ये दो हैं। पीछे एक ऑक्सीपिटल है। कनपटी यानी कि टेम्पोरल, एक इधर और एक इधर, ये कितनी है, दो, ठीक है। अब इसके अलावा आप कहेंगे सर ये स्फिनॉइड, मैं कहूंगा ये एक ही है। आप कहेंगे एक कैसे हो सकती है सर, साइड व्यू में दिख रही है तो दो होंगी ना। नहीं, वो आर पार है। आई बात समझ में? नहीं आई? एक ही है, और ऐसे है, देखो ये। तो अभी दोनों तरफ से दिख रही है। इसमें जो गड्ढा है, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। और इस गड्ढे में क्या रखा हुआ होता है, इसमें रखा हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सेला टर्सिका क्या है, उसमें कौन सी बोन में होती है, तो आंसर है स्फिनोइड बोन में होती है, ठीक है। तो ये हो गया स्फिनोइड के बारे में, नाम याद रखने हैं। और तो कुछ, और एक ना एथमोइड है, ये अंदर दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, या अंदर, ये आंख में नहीं है, ये अंदर है। आई बॉल की खाली जगह है ना, वहां से अंदर एक दिख रही है, इस तरह से होती है एक। और दूसरे फोटो में दिखाता हूँ इसको, हाँ इसमें देख लो। अब जैसे ये यहाँ पे जो स्कल बनी है ना, ये है फोरामेन मैग्नम। इससे क्या बाहर आती है बोलो, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब इन बोन्स के नाम आप अपने आप सोच सकते हैं, वैसे तो यहाँ लिखे हुए हैं। ये पीछे वाली बोन है ऑक्सीपिटल, ठीक है। और जैसा मैंने बताया, ये यहाँ पे ये वाली पेराइटल है, ग्रीन कलर से जो आपको दोनों तरफ दिख रही है ना, इधर भी और इधर भी। और यहाँ आगे ये माथा जो आता है, ये कौन सी है, फ्रंटल, ठीक है। एथमोइड इसके अंदर आपको यहाँ दिखेगी छोटी सी, ये एक जो है इस तरह से अंदर है। तो ये एक व्यू है जिसमें हम ऐसे देख रहे हैं स्कल को, ठीक है। मतलब स्कल यूं रखी हुई है और नीचे से देख रहे हैं स्कल को। तो हमको यहाँ पे ये फोरामेन मैग्नम भी दिख रहा है और पीछे ये बोन भी दिख रही है। लेटरल व्यू है, मतलब थोड़ा सा सजाइटल है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी, पर
नाम बस याद रखने। और ये बीच में जो आपको दिख रही है, तो दोनों तरफ से मैं कह रहा था दिखाई देती है, ये है स्फिनोइड, जो आपको ऐसा बैटमैन जैसे लग रही है कि चमगादड़ उड़ रहा है। तो ये कुछ बोन्स हैं, बस इनके नाम याद रखने, सारी जो है वो स्यूचर्स से आपस में जुड़ी हैं। ठीक है, 8 बोन्स है टोटल। ये एक, ये एक, ये दो, बस ये नंबर याद रखने हैं ना। और ये एक और ये एक, कितनी हो गई पूरी? हो गई, हो गई ना 8। चलो खत्म। तो ये बोन्स के एनसीईआरटी वाला फोटो देख जाना, लेबलिंग के लिए आ सकता है। ये हमने यहाँ पे क्रेनियम की 8 बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे फेस की 14 बोन्स के बारे में, जिनके भी सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। अब इसमें हम देखो, ऊपर से शुरू करते हैं। तो ये आई बॉल का सॉकेट जो बन रहा है, ये है लैक्राइमल, 2 है। नोज का जो ब्रिज बना रही है नेजल बोन, ये भी 2 है, लेफ्ट और राइट। ऊपर के दांत जिसमें गड़े होते हैं उसे हम मैक्सिला कहते हैं, ये भी 2 है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे अंदर एक हॉरिजॉन्टल बोन है वोमर, फेस में अंदर, जो यूं होती है इस तरह से, तो बस नाम याद रखना है। और हार्ड पैलेट, जो हार्ड पैलेट है ना हमारी, यूं यूं, लेफ्ट और राइट 2 होती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? पैलेटाइन, तो ये भी 2 है। और इसके अलावा ज़ाइगोमेटिक या मैलर, इसको हम चीक बोन भी कहते हैं, चीक बोन या मैलर बोन, ये भी 2 हैं। और ये मंगोल रेस में थोड़ी हाई होती है, चाइनीज लोगों में, तो आंखें जो है वो ये ऊपर चली जाएगी तो ये छोटी हो जाएंगी ना। तो ये सब एंथ्रोपोलॉजी में होता है कि मतलब किस रेस में कौन सी फेशियल बोन्स, आपने देखा होगा कि फेस में तो डिफरेंस होता है ज्यादातर, जो चेहरे में अलग अलग रेस का, इंडियन रेस हो गई, कॉकेशियन हो गई, निग्रो हो गई या मंगोल हो गई, तो ये, हाँ, साइगोमेटिक। तो यहाँ पे ये अलग अलग जो है, नीट में सिलेक्शन नहीं चाहिए इनको। अच्छा, तो जैसा मैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, तो ये अलग अलग बोन्स हैं। खाली इसमें याद क्या रखना है, सुन लो, सिर्फ नाम याद रखने हैं एक तो, कि कौन सी बोन कितनी है ना, लेफ्ट राइट, दो तरह सिंगल है या डबल है, और उनको लेबल करना आना चाहिए। लेबलिंग भी खाली जो एनसीईआरटी में दी है ना, वही वाला स्कल का फोटो लेबल करने को 99% चांसेस है, आएगा तो आएगा, अदरवाइज सिंपल कोई डायग्राम आएगा, आया तो आप कर लोगे। लेकिन एक और चीज, ये जो मैंडिबल है ना, ये किस तरह से हमारी टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ी होती है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। इसको बताने के लिए हम यहाँ पे साइड व्यू से बनाते हैं इसे। सपोज ये देखिए, ये लोअर जॉ के मैंडिबल बोन है, और ये मूवेबल है। अब तक जितनी भी बोन बताई थी वो कैसी थी? इमूवेबल। और ऊपर टेम्पोरल बोन में यहाँ पे कॉन्डाइल्स होते हैं इस तरह से, और इन कॉन्डाइल्स के साथ ये मैंडिबल के कॉन्डाइल्स जुड़कर जॉ जॉइंट बनाते हैं। और क्रेनियम के साथ मैंडिबल का ये जो सस्पेंशन है, इसको हम कहते हैं क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। तो जो लोअर जॉ, ये सिर्फ मैमल्स में होता है ऐसा, तो याद क्या रखना है? क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन ऑफ लोअर जॉ, किसमें होता है ये? मैमल्स में। बाकी और जो जानवर है ना, जैसे रेप्टाइल में आपने देखा होगा, तो सांप, अजगर तो कुछ भी निकल जाता है, उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है, या उसमें लूजली आर्टिकुलेटेड होती हैं बोन्स। और एम्फीबिया में अलग तरह से होता है, फ्रॉग में। तो मैमल्स के अंदर जो सस्पेंशन है लोअर जॉ का, क्रेनियम के साथ जो ऊपर नीचे लटकना है, दिस इज क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। ये एक चीज याद रख लेना इसमें बस। तो ये हो गया स्कल के 22 बोन्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। स्कल की 8 तो क्रेनियम में और 14 फेस में। और पुरानी एनसीईआरटी लिखती है कि स्कल में इतनी बोन्स होती हैं, लेकिन मैं आपको 7 बोन्स और पढ़ाऊंगा जो स्कल में ही होती हैं, क्योंकि लगता है पहले एनसीईआरटी जिसने लिखी थी वो बहरा गूंगा था, तो उसने इन पे ध्यान नहीं दिया कि एक टंग की बोन भी होती है और एक कान की भी 3-3 बोन होती हैं।
अभी उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया है उसमें और कुछ घुमा फिरा के लिखा है। दरअसल एनसीईआरटी ने पहले लिख दिया था कि स्कल में 22 बोन होती है, उसे ठीक कैसे करें, होती 29 है ना, लेकिन क्रेनियम में और इसमें फेस में मिला के 22 होती हैं। पर टोटल बोन्स अगर क्वेश्चन आएगा नीट में या कहीं भी आए 29 ही होती हैं। तो ये बाकी की बोन कौन सी है वो पढ़ लेते हैं हम। ये वैसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, नाम लिखाऊंगा सिर्फ। कान मिडिल ईयर में 3 इधर होती हैं और 3 इधर, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है। इनके अलावा यहाँ हायोइड बोन होती है, जो किसी भी हमारे शरीर की अकेली ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के कांटेक्ट में नहीं है। हर बोन किसी ना किसी बोन से जुड़ी हुई होती है ना, ये अलग रखी है यहाँ। और ये बस लिगामेंट्स के थ्रू है, डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है किसी के साथ। और इसमें जीभ की जो जड़ होती है वो जुड़ी होती है, टंग बोन कहते हैं इसको। तो टोटल अगर देखें हम कि कितनी बोन्स स्कल में हैं, तो क्रेनियम में 8, फेस में 14 और मिडिल ईयर में 3+3, ये मिडिल ईयर में। और एक क्या हो गई 29। तो इसमें से 29 बोन में से अगर हम मिडिल ईयर की बोन्स को और हायोइड को छोड़ दें तो मूवेबल बोन सिर्फ एक ही है, वो है मैंडिबल। मिडिल ईयर की बोन्स मूवेबल तो नहीं है लेकिन वाइब्रेट करती हैं, और हायोइड हल्का सा ऊपर नीचे मूव हो सकती है। तो रियलिटी बता दी मैंने। तो 22 बोन में से एक ही मूवेबल है। तो ये हो गई 29 बोन्स ऑफ द स्कल। स्यूचर्स बता दिया मैंने कौन से जॉइंट होते हैं, है ना। और एक चीज और थी फॉन्टोनेल, दो फ्यूचर्स जहाँ पे मिलते हैं ना, ये आगे और पीछे। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों में ना ऐसा लगता है यहाँ हाथ रखो तो खड्डा है, खड्डा आगे या पीछे। तो ये क्या होता है कि ब्रेन तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ होता है, पर स्कल की बोन्स है ना, न्यूबॉर्न बेबी में उतनी तेजी से ग्रो नहीं हुई होती। तो कई जगहों पे क्या होता है, गैप होता है, ऐसा गैप स्कल की बोन्स के बीच में, और बाद में भरता है ये कि बोन की जब, है ना। तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ स्किन होती है, स्काल्प और पूरी होती है, पर अंदर बोन नहीं होती पूरी। तो ऐसा लगता है जैसे खड्डा हो रहा है, खड्डा नहीं है। तो ये एक आगे होता है एक पीछे, इन्हें हम फॉन्टोनेल कहते हैं। स्पेशल पॉइंट में दिया होगा कहीं। तो फॉन्टोनेल क्या होता है, टेम्परेरी गैप्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज के स्कल की बोन्स के स्यूचर्स के बीच में, एक आगे होता है एक पीछे होता है सब। और स्कल में से कुछ तो आया नहीं है आज तक, जितना मैंने बोला है। पिछले 20 सालों में इतने ही क्वेश्चन आए हैं स्कल में से, जो मैंने आपको इतनी देर में पढ़ा है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तो हो गया है स्कल। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है जॉइंट्स। और जॉइंट्स में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी हम अगले 10-15 मिनट जो भी बचे हैं उसमें जो पढ़ेंगे, या फिर अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे पूरा, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं, अगली क्लास में खत्म कर देंगे। अभी तो टाइम है, नहीं है, 2 मिनट है, 1 मिनट। नहीं, आज क्लास 5 मिनट देरी भी तो शुरू हुई थी। हाँ हाँ, लेट चालू हुई है अभी तो। देखो सही कह रहा है, 10 मिनट 11 मिनट है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो ज्वाइंट्स जो होते हैं ना, ये यार, ज्वाइंट्स 3 कामों के लिए होते हैं। सुनो, ज्वाइंट्स के काम क्या होते हैं। एक काम होता है सपोर्ट, दूसरा होता है मूवमेंट, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लोकोमोशन। इन 3 चीजों के लिए आपको ज्वाइंट्स की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट, मूवमेंट और लोकोमोशन। और ज्वाइंट्स अलग अलग किस्म की टिश्यूज से बने जुड़े, मतलब ज्वाइंट्स मतलब बोन के ज्वाइंट्स हैं। तो बोन्स को जोड़ने वाली, आज जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा इसमें से, सीरियस हो जाओ, ब्रेक हुआ है भाड़ में जान दो, अभी सुन लो। बोन्स जो है ना, अलग अलग किस्म की टिश्यूज से आपस में जुड़ के ज्वाइंट्स बनाती हैं, जिनमें से एक टिश्यू होती है फाइब्रस टिश्यू, दूसरी होती है कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरी होती है लिगामेंट्स, जो कोलेजन फाइबर के बने हुए होते हैं। जो फाइब्रस रूल ये है, फाइब्रस टिश्यू जब भी किसी बोन को जोड़ती है तो इतना कस के जोड़ती है कि उनके बीच में मूवमेंट नहीं होने देती। तो रूल ये है कि जिस बोन में, जिस ज्वाइंट में जितनी ज्यादा फाइब्रस टिश्यू होगी, उस ज्वाइंट की मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। और जो ज्वाइंट बना ही पूरी तरह से फाइब्रस टिश्यू का है, वो बिल्कुल भी मोबाइल
नहीं होगा। और अगर किसी ज्वाइंट के अंदर पहले फाइब्रस टिश्यू नहीं थी और बाद में इकट्ठी होने लगी तो वो उस ज्वाइंट की मोबिलिटी को लगातार कम करती चली जाएगी। ये बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो 3 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं जिसको बस हम इंट्रोड्यूस करके छोड़ेंगे और अगली क्लास में यहीं से पिक करेंगे। एक होते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स, जो बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है। एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो क्लास से बाहर। स्लाइटली मूवेबल। और तीसरे होते हैं हाईली मूवेबल। 3 तरह के जॉइंट्स हैं। ये तो हो गई फंक्शनल क्लासिफिकेशन, लेकिन हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी देखें तो जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनका बेसिक फंक्शन, उनको हम ना फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। जबकि जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं उनमें, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और जो मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट्स हैं वो कहलाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स को हम लोग सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं। आर्थरो मतलब जोड़, सिन मतलब फ्यूजन, जुड़ गए, सिनगेमी। तो जोड़ जुड़ गए, इनमें मूवमेंट ही नहीं होगा कुछ, बिल्कुल। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को हम एम्फी आर्थरोसिस भी कहते हैं। एम्फी मतलब, एम्फी मतलब, अरे यार ग्रीक लैटिन, डुअल, डुअल दोहरा, इनका दोहरा चरित्र है, कभी स्टिफ रहेंगे कभी थोड़े ढीले हो जाएंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं? एम्फी आर्थरोसिस। और डाई आर्थरोसिस मोस्ट मोबाइल वैरायटी ऑफ जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट्स को हम डाई आर्थरोसिस भी कहते हैं। अब फंक्शन के बारे में अगर इतना ही हो गया, अब ज्वाइनिंग टिश्यू क्या है? यहां पे कौन जोड़ता है? सिन आर्थरोसिस में फाइब्रस टिश्यू इज द ज्वाइनिंग टिश्यू। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में कार्टिलेज, या कौन सा वाला स्पेसिफिकली, हाइलिन कार्टिलेज या कभी कभी फाइब्रो कार्टिलेज, ये जोड़ता है। और बताओ, मोस्ट मोबाइल वैरायटी में कौन जोड़ता है? कौन सी टिश्यू जोड़ती है? लिगामेंट्स। ठीक है। अब जहां तक फंक्शंस की बात है, तो इमूवेबल जॉइंट्स का फंक्शन होता है सपोर्ट और वेट का ट्रांसफर, एक बोन से दूसरे बोन पे, ट्रांसफर ऑफ वेट एंड सपोर्ट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का फंक्शन होता है सपोर्ट एंड सम डिग्री ऑफ इंटरनल मूवमेंट, यानी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल तो पढ़ाऊंगा ना मैं, अभी तो शुरू कर रहा हूं, एग्जाम्पल बताएंगे अभी। इंटरनल मूवमेंट मतलब वो मूवमेंट जो दिख नहीं रहे हैं तुम्हें, बॉडी के अंदर हो रहे हैं। अभी ये तो दिख रहा है, और यहाँ और भी मूवमेंट है ना। अब जैसे हल्का सा वर्टिब्रा घूमी, आपको पता ही नहीं चला अंदर। तो सम डिग्री ऑफ इंटरनल मूवमेंट एंड सपोर्ट। और साइनोवियल जॉइंट्स का फंक्शन होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन हो गया 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके बीच में, है ना। ये 3 तरह के जॉइंट्स हो गए। नहीं नहीं नहीं, चलो छोड़ देते हैं, चलो जान दो। अच्छा, यहीं से पढ़ लेंगे अगली क्लास में। क्या हुआ? कर लो यार।